हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ रेड कंट्रोल एक्ट 2011 के बारे में। छत्तीसगढ़ के जुडिशरी की जो वैकेंसी है वो अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो जाके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और हम माइनर एक्ट की सीरीज में सबसे पहले रेड कंट्रोल एक्ट को उठाएंगे, जिससे कि हमारा समय पे सिलेबस हो सके। ठीक है। और आपके पास डीलो जंक्शन की तरफ से यूट्यूब पे अवेलेबल है बीएनएस की सीरीज, बीएनएसएस उस पे चल रही है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं चैनल पे। बीएनएस जो है वो कंप्लीट अवेलेबल है यूट्यूब पे। बीएनएसएस चल रहा है जिसमें लगभग 30 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अब साथ में जो हमारे माइनर एक्ट की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ के जो माइनर लॉज हैं वो। तो इसमें हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट। एक्चुअली क्या होता है, रेंट किराया होता है। किस चीज का किराया? या तो किराया हो सकता है रहने के संबंध में, या आप कोई काम कर रहे हैं जैसे कोई ऑफिस वगैरह आपने खोल रखा है उसके संबंध में। तो इसके संबंध में जो नियम होते हैं वो हमको दे रखे हैं रेंट कंट्रोल एक्ट में। तो जहां का जो एक्ट होता है, जैसे कि राजस्थान का अगर रेंट कंट्रोल एक्ट होता है तो उस पर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट किराए के संबंध में लागू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में। ठीक है। कब का एक्ट है? 2011 का। तो 2011 से पहले क्या होता था? तो 2011 से पहले क्या होता था, इसका अपना एक अलग से एक्ट लागू था। कौन सा था ये एक्ट? ये एक्ट था छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। अब इसकी जगह क्या हो गया है, 2011 से आ गया है हमारा द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। ठीक है। देखते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत। सबसे पहले आप जानते हैं, हम जब भी किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं। और हमको एक्ट में भी क्या दे रखी है, इंडेक्स दे रखी है। तो इंडेक्स दे रखी है तो हम इंडेक्स देख लेते हैं कि आखिर हमको क्या क्या इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है। कितने सेक्शन है? क्या इसमें चैप्टर्स दे रखे हैं? तो जी नहीं, इसमें चैप्टर्स नहीं दे रखे हैं, हमको दे रखे हैं डायरेक्ट सेक्शन। चैप्टर्स है तो नहीं। सबसे पहले आता है सेक्शन 1, जैसा कि सबका ही होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। चैप्टर 2, सेक्शन 2 जो होता है वो बात करता है डेफिनेशंस की। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस की बात करता है। आप देखते होंगे अधिकतर हर एक्ट में क्या होता है, जो डेफिनेशन क्लॉज होता है अधिकतर सेक्शन 2 में ही आता है। सेक्शन 3 जो बता रहा है वो बता रहा है छूट के बारे में, यानी कि एग्जेम्पशंस के बारे में। सेक्शन 4 बोल रहा है अभिधृति अनुबंध, यानी कि टेनेंसी के जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो हमको सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। सेक्शन 5 बोल रहा है भाड़ा सहमति के अनुसार होगा, यानी कि रेंट टू बी एज एग्रीड, मतलब जो किराएदार और मालिक होता है, मकान का जो मालिक होगा वो जो दोनों तय करेंगे, वो मालिक और किराएदार तय करेंगे, वही होगा हमारा किराया। ठीक है। भाड़ा यानी कि किराया यानी कि रेंट। ठीक है। सेक्शन 6 बोलता है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन। यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, अधिकरण बनाया जा रहा है। कहाँ पे? सेक्शन 6 में। सेक्शन 7 बोल रहा है भाड़ा नियंत्रण की स्थापना, यानी कि जो रेंट कंट्रोलर होता है उसकी स्थापना की बात की जा रही है, भाड़ा नियंत्रक की। ठीक है। सेक्शन 8 बोल रहा है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियां, यानी सेक्शन 6 में हमको क्या दे रखा है, ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल की पावर कहाँ दे रखी है, सेक्शन 8 में। ठीक है। इसके बाद आता है भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां और कर्तव्य, यानी रेंट कंट्रोलर जो होता है उसकी पावर्स बता रखी है, उसके काम बता रखे हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 बताता है प्रोसीजर के बारे में। कौन सा प्रोसीजर? जो भाड़ा नियंत्रक और भाड़ा नियंत्रक अधिकरण, यानी कि जो ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं वो जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो बताया है हमको सेक्शन 10। सेक्शन 11 बोल रहा है आदेश का निष्पादन, यानी जो ऑर्डर होगा उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा वो हमको सेक्शन 11 में बताया गया है। सेक्शन 12 बोलता है भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार और बाध्यताएं, यानी कि जो मकान मालिक होगा, किराएदार होगा, उसके कौन से अधिकार होंगे, कौन सी बाउंडेशंस, बाध्यताएं, ऑब्लिगेशंस वगैरह होंगी, वो हमको सेक्शन 12 में बताई गई है। 13 में कहता है अपील कर लो, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जाके अपील कर दो सेक्शन 13 में। सेक्शन 13A बोलता है नियम बनाने की शक्ति जनरली किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और सेक्शन 14 कहता है निरसन और व्यावृत्ति, यानी कि रिपील के जो प्रोविजंस है वो हमको सेक्शन 14 में बताए गए हैं। यानी कि हमारा है
छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कब का है? 2011 का। टोटल कितने सेक्शन है? सेक्शन है 14। जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और उनको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए ये है हमारा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कब का है? 2011 का। और कौन सा नंबर है इसका? इसका एक्ट नंबर है 19, यानी कि 2011 में 19वें नंबर पर इस एक्ट को स्टार्ट किया गया था। और इस पे राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी वो मिली थी हमको 5 अक्टूबर 2012, 5 अक्टूबर 2012। और राज्यपाल की जो स्वीकृति मिली वो मिली है 23 मई 2011। और इसको कब लागू किया गया था? राष्ट्रपति जी की जो स्वीकृति मिली उसके बाद अक्टूबर में मिली और नवंबर में हमको लागू किया गया छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। कब बना था, कब लागू हुआ था? 6 नवंबर 2012। ठीक है, आई बात समझ में? ये छत्तीसगढ़ का जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो गजट नोटिफिकेशन में जारी हुआ था 6 नवंबर 2012 को। अब हम आते हैं कि भाई एक्ट बन गया, तो आखिर किस उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया था? तो बनाया गया था किराए से संबंधित विषयों के लिए भवन स्वामी और किराएदार के हितों को संतुलित रखने के लिए यह अधिनियम है। कैसे? मान लीजिए ये एक घर है, ये घर है मिस्टर ए का, मिस्टर ए का घर है, मिस्टर बी आता है यहाँ पे और ये बोलता है मुझे आपका घर चाहिए, ठीक है, मैं रहने के लिए आपका घर चाहता हूँ। तो ये बोलता है ठीक है मैं अपना घर तुम्हें किराए पर देता हूँ। ये इससे लेने गया और इसने इसको रेंट पे किराए पर दे दिया। अब मान लीजिए इस मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये क्या करेंगे? तो ये जाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के पास में। कौन सा एक्ट है? 2011 का। आई बात समझ में? तो जो मकान मालिक होगा और किराएदार होगा इनके बीच में अगर किसी तरीके का विवाद होता है, इनके हित प्रभावित होते हैं, तो इसके लिए इनको जाना होगा रेंट कंट्रोल एक्ट के पास में। ठीक है, अब देखिए आगे। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 1। क्या बोल रहा है? संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। क्या नाम है इसका? नाम है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, यानी कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। कहाँ पे विस्तार है इसका? नगर पालिका क्षेत्र मुख्यालय पर, यानी कि जो म्युनिसिपैलिटी एरिया और इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं उन पर ये अप्लाई होता है। कब से लागू हुआ था? 6 नवंबर 2012 से इसको लागू किया गया था। अब देखिए सेक्शन 2 आती है हमारे डेफिनेशंस क्लोज के बारे में। सेक्शन 2 यानी कि डेफिनेशंस। टोटल कितनी डेफिनेशंस है? टोटल है इसमें 14 डेफिनेशंस। 14 डेफिनेशंस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस एक्ट में कितने सेक्शन है टोटल? टोटल सेक्शन है इसमें 14 और जो डेफिनेशन क्लोज है इसमें भी कितने हैं? 14। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो परिभाषा वाला क्लोज है उसमें भी 14 सेक्शन है और जो हमारा पूरा एक्ट है उसमें भी 14 ही सेक्शन है, यानी कि 14 सेक्शंस हैं। सबसे पहले आता है वास सुविधा। वास सुविधा आती है सबसे पहले, जिसको कि हम बोलते हैं अकोमोडेशन। क्या होता है? इसके अंतर्गत भवन या भवन का कोई भी भाग, जैसे कि ये है एक भवन, ये एक भवन हो गया, तो भवन का कोई भी भाग, जैसे ये 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ठीक है, तो जो भी, और ये हो गया हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, तो इसका कोई भी भाग हो गया, या जैसे मान लीजिए इसमें कोई गार्डन लगा हुआ है साथ में, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्किंग एरिया बना हुआ है, तो ये भी इसके अंतर्गत क्या है? आ जाएगा वास सुविधा के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हो गया भवन, भवन का भाग, चाहे से उसको रहने के लिए यूज किया जा रहा हो या किसी अदर रीजन के लिए, यानी कि मान लीजिए घर है और नीचे इन्होंने जैसे कोई लाइब्रेरी वाले को दे दिया, लाइब्रेरी दे देते ना लोग बेसमेंट में अपने, तो जैसे लाइब्रेरी वाले को दे दिया तो ये रहने के लिए हो गया। भवन स्वामी द्वारा किराएदार को किराए पर दे दिया गया हो, मिस्टर ए का था, उसने मिस्टर बी को दिया इसको किराए पे। किराया कितना तय हुआ? मान लीजिए 5,000 रुपए का किराया तय हुआ कि ये जो मिस्टर बी है इसको यहाँ रहने के 5,000 रुपए देगा, तो ये हो गया हमारा किराया। इसमें क्या शामिल है? कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में ना लाई जाने वाली भूमि, ये इसमें शामिल है। ठीक है, साथ ही कोई खुला स्थान हो गया, कोई सीढ़ी हो गया, मैदान हो गया, बगीचा हो गया, जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोई गैरेज वगैरह हो गया, पार्किंग एरिया हो गया, जो भी उसके साथ जो भी सुविधाएं वगैरह मिलती है
और इसके साथ ही जो उनके बीच करारनामे में दिए हो, मतलब कि उन्होंने करार किया, एग्रीमेंट वगैरह किया कि ये जो हमारा घर था, इसके साथ साथ आपको ये पार्किंग का एरिया भी दिया जा रहा है, ये गार्डन भी दिया जा रहा है, जो जो वो लोग तय करते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा इनके अलावा। ठीक है, करारनामा क्या होता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 है, इसके अंतर्गत जो भवन स्वामी और किराएदार, यानी कि जैसे कि हम जान रहे हैं शुरू से ये घर है मिस्टर ए का, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, कागज पर लिखत होती है, उसको हम बोलते हैं करारनामा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसका जो 1959 का जो एक्ट है, उसमें जो जिला दिया गया है उसको इसमें शामिल किया गया है। जिले में क्या शामिल है, जो छत्तीसगढ़ लैंड लॉ का जो है उसके अंतर्गत हमको बताया गया है, वो इसमें जिला बताया गया है। ठीक है, फिर होता है आदतन व्यतिक्रमी, यानी कि हैबिचुअल ऑफ डिफॉल्टर। ठीक है, कौन होता है ऐसा व्यक्ति, भाई कौन होगा, किराएदार ही तो होगा ना ऐसा व्यक्ति। ऐसा किराएदार जो 12 माह की अवधि में, यानी कि 1 साल में 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को, यानी जो मकान का मालिक है उसको करारनामे के अनुसार, यानी कि उनके एग्रीमेंट में जो डेट तय हो गई है, यानी कि मान लीजिए इन्होंने तय कर लिया कि हम आपको 10 तारीख को किराया देंगे, यानी मिस्टर बी बोलता है मिस्टर ए को कि मैं आपको हर महीने 10 तारीख को किराया दे दूंगा, और ये बात इनके एग्रीमेंट में तय हो गई है। ठीक है, और ऐसा करने में वो विफल रहता है, ऐसा नहीं कर पाता। कब, 12 महीने में, यानी कि 1 साल में 3 बार या 3 बार से अधिक वो ऐसा करता है कि टाइम पे किराया नहीं देता है, पूरा किराया नहीं देता है, या जो भी किराया है उसका कोई भाग नहीं देता है, ऐसा भुगतान वगैरह, ऐसा पेमेंट करने में अगर वो विफल रहता है तो उसे क्या कहा गया है, आदतन व्यतिक्रमी, यानी कि हैबिचुअल डिफॉल्टर कहा गया है। ठीक है, अगर आपको हमारा द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। छत्तीसगढ़ का एग्जाम आ जाएगा, तो जिन जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ का फॉर्म फिल किया है, प्लीज आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि इसका लाभ सभी उठा सके। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर। सेक्शन 5 हमको बोलता है भवन स्वामी, यानी कि लैंडलॉर्ड कौन होता है, मकान मालिक कौन होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि हम शुरू से मिस्टर ए बोलते आ रहे हैं। ये मिस्टर ए का एक मकान है जो हम शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जो किसी वास सुविधा का भाड़ा किराया, यानी कि ये जो रहने का मकान है इसका किराया स्वयं के लिए लेता है, यानी मिस्टर ए खुद के लिए ले रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए ले रहा है, या उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति ले रहा है। मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर सी को अपॉइंट कर रखा है कि भाई मेरा इस जो मकान है इसका किराया तू लेगा। ठीक है, उसके लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्टी बना रखा है, कोई पालक रख रखा है, रिसीवर वगैरह रख रखा है, तो वो उसका लेने के लिए अधिकार है। मान लीजिए मिस्टर ए का मकान है, मिस्टर ए रहता है दिल्ली में, और ये जो मकान है ये है जयपुर में। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने मिस्टर सी को अपॉइंट कर दिया कि भाई जो मेरा जयपुर में मकान है उसका किराया तुम लोगे। ठीक है, तो क्या करेगा, मिस्टर ए की तरफ से मिस्टर सी इसका किराया ले सकता है। यदि किराएदार को वास सुविधा किराए पर दिया गया है तो इस प्रकार का किराया प्राप्त करेगा या किराया प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, हम एक एक वर्ड को पढ़ते हुए चल रखे हैं जिससे कि हमसे कोई चूक नहीं हो जाए, हमसे कुछ छूट नहीं जाए। ठीक है, अब बढ़िया आगे। फिर बोलता है नगर पालिका क्षेत्र। तो नगर पालिका क्षेत्र क्या होता है, जो म्युनिसिपैलिटी एरिया होता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ नगर पालिका जो निगम वगैरह अधिनियम होते हैं 1956 है ना, उसके अकॉर्डिंग जो बताया गया है। अधिसूचना क्या होती है, जो गजट नोटिफिकेशन होता है जिसको कौन जारी करता है, स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है। पुराना एक्ट कौन सा है इसका, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, मतलब 28 के अकॉर्डिंग जो छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम है, छत्तीसगढ़ रिकमेंडेशन एक्ट है जो, वो आता है इसके अंतर्गत। फिर आता है 9, बोलता है भाड़ा यानी कि किराया क्या होगा। तो वास सुविधा के लिए, यानी जो रहने के लिए बनाया गया है, किराएदार द्वारा भवन स्वामी को दे प्रतिफल होता है। यानी कि जैसे हम घर बनाते हुए आ रहे हैं, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे हमने लाइब्रेरी के लिए बनाया हो, तो मिस्टर ए को जो मिस्टर बी किराया देगा वो होगा इसका प्रतिफल। मान लीजिए दोनों ने तय किया है 5,000 रुपए किराया। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारा किराया। इसको रहने के लिए, ये मकान में रहने के लिए जो प्रतिफल दिया गया है वो क्या कहलाएगा, किराया कहलाएगा। ठीक है,
फिर बोल रहा है भाड़ा नियंत्रक कौन होता है, तो वो होता है जिसको कि 7(1) यानी कि सेक्शन 7 क्लॉज 1 में नियुक्त किया गया है। अब देखिए भाड़ा नियंत्रण अधिकरण क्या होता है, तो 211 बोलता है जिसको 6(1) में गठित किया गया है, बनाया गया है, वो होता है हमारा भाड़ा नियंत्रण अधिकरण। सेक्शन 12 बोलता है निरसित अधिनियम, यानी कि जो रिपील हो चुका है, ठीक है। सेक्शन 13 बोलता है 213 बोलता है हमारा सामाजिक उपताप, ऐसा किराएदार जो सामान्यतः वास संविदा का उपयोग सूचीबद्ध सभी क्रियाओं का उपयोग करता है। कौन सी सूचीबद्ध, जो कि हमको शेड्यूल 4 में दे रखी है, उसके अंतर्गत जो पॉइंट नंबर 10 आता है उसमें जो जो चीजें हमको दे रखी हैं उनका उपयोग करता है। तो ये आपका होमवर्क है कि आज आप शेड्यूल्स को देखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक्ट को देखने के साथ साथ आप इसकी जितनी भी शेड्यूल्स हैं, 4 शेड्यूल्स हैं इसके अंतर्गत, उन 4 शेड्यूल्स को एक बार देखेंगे कि आखिर इनमें हमको क्या बताया गया है। तो ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। अब देखिए 14 क्या बोलता है, 14 है जो डेफिनेशन क्लोज का लास्ट सेक्शन है, वो बोलता है किराएदार कौन होगा। तो किराएदार होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसकी ओर से किराया दे है, ठीक है। यानी जी मिस्टर बी जो किराएदार चल रहा है हमारा शुरू से, या तो ये होगा, या मान लीजिए इसकी कोई वाइफ हो गई है ना, या इसके फादर मदर यानी कि पेरेंट्स हो गए, इसकी कोई डॉटर हो गई, इसका कोई सन हो गया, ये हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई संविदा न होने की स्थिति में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से रहने के स्थान के लिए उस भवन के मालिक को देय होता है। यानी कि मिस्टर बी जो रहने के लिए उसका मकान है, उसके लिए जो किराया मिस्टर ए को देता है वो होता है किराएदार, यानी मिस्टर बी कौन हो गया, किराएदार हो गया। इसमें कौन सा व्यक्ति शामिल है, जो ये व्यक्ति भी शामिल है जो कब्जा निरंतर बनाए रखता है, यानी कि ये जो घर है इस पर रेगुलर वो रह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, किराएदार कहते हैं। चाहे से उसको बेदखली का आदेश दे दिया गया हो या किसी डिग्री से उसको निकलने का आदेश दे दिया गया हो और वो उस पे बना रहता है, तो भी वो किराएदार ही कहलाता है। अब देखिए मुख्य किराएदार की मृत्यु होने पर, यानी जो मिस्टर बी था अगर यही मर गया, तो आवासीय प्रयोजन के लिए, यानी इस मकान अगर इसको रहने के लिए यूज किया जा रहा है, तो पत्नी हो गई, उसका पुत्र हो गया, कोई पुत्री हो गई, फादर मदर हो गए, या अन्य कोई व्यक्ति, मान लीजिए वो अपने भाई के साथ वहां रहता था, तो वो भी क्या हो जाएगा, किराएदार हो जाएगा। और व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए, यानी कि मान लीजिए इसका एक फ्लोर ऑफिस के लिए यूज किया जा रहा है, तो भी ये व्यक्ति यानी कि वाइफ हो गई, पेरेंट्स हो गए, उसका सन हो गया, उसकी डॉटर हो गई, ये लोग क्या माने जाएंगे, किराएदार माने जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, इनको क्या बोला जाएगा, टेनेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 बोल रहा है छूट, यानी कि एग्जाम्पशंस के बारे में। तो किस किस को छूट होगी, शासन के विभाग, यानी जो राज्य का विभाग होता है, मंडल होता है, चाहे से प्रायोजित हो या स्वामित्व हो, निगम से रिलेटेड होगा, स्वामित्व का वास का स्थान होगा। यानी कि क्या क्या चीजें हो गई, एनी अकोमोडेशन बिलोंगिंग टू और ऑन्ड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, और किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा उसका स्वामित्व वगैरह ले लिया गया है, तो उनको इससे क्या मिलती है, छूट मिल जाती है। साथ ही कौन होता है, लोकहित में अगर अधिसूचना के द्वारा, यानी कि नोटिफिकेशन जारी करके अगर किसी भवन को छूट दी गई है, एग्जाम्पशन दिया गया है, या किसी भवनों की श्रेणी को, यानी कि ना केवल मान लीजिए एक भवन को छूट मिली, इसके साथ साथ अगर कई भवनों को भी छूट मिल रही है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन क्या बोल रहा है, सेक्शन 4 बोल रहा है हमको टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में, यानी कि अभिधृति अनुबंध। क्या होता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम, यानी कि जो हमारा टीपी एक्ट था, टीपी एक्ट है 1882 का है, काफी पुराना एक्ट है। इसमें सेक्शन जो दे रखा है 107, उसमें किसी बात के होते हुए भी अगर लिखित में कोई करार हो जाए, उसके निष्पादन के सिवाय कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के स्टार्ट हो जाने के बाद किसी भी वास सुविधा को भाड़े पर नहीं देगा या नहीं लेगा। यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट बना के ही कोई व्यक्ति किसी वास सुविधा को, किसी परिसर को किराए पर दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता है। इस एक्ट के लागू होने से पहले अगर कोई किराएदारी, कोई टेनेंसी लागू हो गई है, वहां पर यदि कोई करार पहले ही हो गया हो, तो भाड़ा जो नियंत्रण होता है उसके सामने क्या किया जाएगा, वो फाइल दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के
बीच में इस एक्ट को यानी कि 2011 के एक्ट को आने से पहले अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है किसी भवन के संबंध में, किसी परिसर के संबंध में, तो उसको भाड़ा जो नियंत्रक होता है उसके सामने क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा उस फाइल को। यदि कोई एग्रीमेंट निष्पादित ना हुआ हो यानी कि उस एग्रीमेंट को अगर निष्पादित ना किया हो तो मालिक व किराएदार लिखित में अनुबंध निष्पादित कर भाड़ा नियंत्रक के सामने पेश करेंगे। मान लीजिए एग्रीमेंट तो बना लिया पर उन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो क्या करेंगे, मालिक और किराएदार उसको लिखित में अनुबंध को निष्पादित करके जो रेंट कंट्रोलर होता है उसके सामने क्या करेंगे, पेश कर देंगे। अगर मालिक और किराएदार ऐसा नहीं करते हैं तो भवन स्वामी या किराएदार अलग अलग रूप से किराएदारी के बारे में जानकारी देंगे। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी इस चीज की जानकारी ज्वाइंटली नहीं देते हैं, तो मिस्टर ए अलग से जाके और मिस्टर बी अलग से जाके जो हमारे रेंट कंट्रोलर होते हैं उनको इस चीज की जानकारी देंगे कि भाई इस तरीके का हमने एग्रीमेंट कर रखा है। प्रत्येक अनुबंध ऐसे फॉर्मेट में और उस रीति में होगा, उस समय के अंदर होगा जो विहित किया जाएगा। कौन विहित करता है, स्टेट गवर्नमेंट विहित करती है, नियम बनाकर विहित करती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। सेक्शन 5 बोल रहा है भाड़ा सहमति के अनुसार होगा। तो भाई किसकी सहमति होगी, तो शुरू से जैसा कि हम ये घर देख रहे हैं, ये मिस्टर ए का घर है, मिस्टर ए का घर है, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये हो गया हमारा मकान मालिक और ये हो गया हमारा किराएदार। तो ये दोनों मिलके इस भवन का किराया क्या करेंगे, तय करेंगे। कितना करेंगे, तो ये उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि भाई ये दोनों मिलके, मान लीजिए शुरू में ये बोलता है 10,000 रुपए किराया लूंगा, ये बोलता नहीं मैं 8,000 रुपए लूंगा, मतलब मैं 8,000 रुपए ही दे पाऊंगा। फिर फाइनली ये लोग तय करते हैं कि भाई 8,500 रुपए इस मकान का किराया होगा, दोनों मिलके तय कर लेते हैं। ठीक है, तो भाड़ा किसके अनुसार तय किया जाएगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी यानी कि जो मकान मालिक और किराएदार है इनके अनुसार तय किया जाएगा। किराएदार किराए का भुगतान आने वाले महीने के 15 दिन में करेगा। यानी कि मान लीजिए अभी चल रही है फरवरी, तो इन्होंने तय किया कि भाई किराया दिया जाएगा, तो जो अगले महीने में 15 तारीख आएगी यानी कि 15 मार्च के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। ऐसे ही हर महीने में उसको करना पड़ेगा, मार्च के बाद अप्रैल में। ठीक है, तो किराएदार किराए का भुगतान आने वाले महीने के 15 दिन में ही करेगा। सेक्शन 6 बोलता है भाड़ा नियंत्रक अधिकरण का गठन। तो यहाँ पे किसका गठन किया जा रहा है, ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। तो किराए से रिलेटेड विवाद यानी कि कोई भी मैटर हो गया है, कोई शिकायत हो गई, कंप्लेन वगैरह हो गई, किसी तरीके का कोई अपराध हो गया, ऑफेंस वगैरह हो गया, या किसी तरीके का जजमेंट किया जाना है, कोई ट्रायल वगैरह की जानी है, तो इनके संबंध में किराएदारी के मुद्दे के लिए मालिक व किराएदार के अधिकार और दायित्व भी इसमें शामिल है। मतलब किराए जो भी किराएदार से रिलेटेड मैटर होगा, किराए से रिलेटेड मैटर होगा, कोई अधिकार हो गए, कोई दायित्व हो गए, इन सब के लिए क्या किया जाएगा, एक रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। और इनके विनियमन और नियंत्रण के लिए राज्य शासन यानी कि कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा संविधान के आर्टिकल 323 बी के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, एक रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण होगा। इसको क्या कहा जाएगा, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहा जाएगा। और इसमें अध्यक्ष कौन होगा, राज्य शासन यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश हो सकते हैं। अन्य सदस्य कौन होंगे, कम से कम 2 सदस्य होंगे जो राज्य शासन समय समय पर विनिश्चित करेगा। और ये कम से कम 2 सदस्य हमेशा उपस्थित होंगे। ठीक है ना, कम से कम 2 सदस्य जो होंगे हमेशा यहाँ पे उपस्थित होंगे। अब देखिए अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाएगा तो ऐसा होने पर राज्य शासन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सदस्यों में से किसी को क्या बनाएगी, कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट कर सकती है। फिर कहता है अधिकरण का रजिस्ट्रार अपॉइंट किसके द्वारा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
छत्तीसगढ़ का जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होता है उससे नीचे का नहीं होगा, या राज्य के उप सचिव से नीचे के पद का वो व्यक्ति नहीं होगा। किसकी क्वालिफिकेशन दी जा रही है यहाँ पे? रजिस्ट्रार की दी जा रही है। हो सकता है ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद देखिए, अधिकरण के क्रियाशील होने पर आर्टिकल 226 और 227 और आर्टिकल 136 जो कि किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? हाई कोर्ट से संबंधित है। इनके अधिकार क्षेत्र के अलावा समस्त न्यायालयों का क्षेत्र यदि अधिकरण के क्षेत्र में आए तो अपवर्जित हो जाएगा। ठीक है, जनरल बात बता रखी है, क्योंकि स्पेशल बात बताते हैं ना यहाँ पे, तो स्पेशल रेट वगैरह से रिलेटेड होता है ना, आप देखते जानते हैं ये वाली चीज। फिर बोलता है अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे होगा? रायपुर में होगा। ठीक है, और अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की निबंधन व सेवा शर्तें वो होगी जो कौन तय करेगा? स्टेट गवर्नमेंट विहित करेगा। पावर किसके हाथ में है? राज्य सरकार के पास में है। अब देखिए, रेंट कंट्रोलर की स्थापना की जा रही है, स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले होता है कि प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक अधिकारियों को भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, जो उप जिलाधीश की श्रेणी से निम्न श्रेणी का नहीं होगा। भिन्न नहीं, निम्न होगा यहाँ पे, ठीक है ना। निम्न यानी कि नीचे की पंक्ति का। इनका कार्यक्षेत्र ऐसा होगा जो कि कलेक्टर यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो तय करेगा। भाड़ा नियंत्रक अधिकरण किसके नीचे होगा? इसके नीचे कौन होगा? भाड़ा नियंत्रक, ठीक है ना। यानी कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के नीचे कौन होता है? रेंट कंट्रोलर होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आता है ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल के नीचे आता है कंट्रोलर, टी के नीचे आता है सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात, सेक्शन 8 बोलता है जो कंट्रोलर होता है इसकी पावर्स वगैरह क्या होती है। कंट्रोलर का जो ट्रिब्यूनल होता है ना, मतलब भाड़ा नियंत्रक अधिकरण की जो शक्तियां और कृत्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इनको वो शक्तियां होती है जो कौन तय करेगा? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा तय करेगा, गजट नोटिफिकेशन जारी करके करेगा। इसमें कौन कौन शामिल है? भाड़ा नियंत्रण अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, ठीक है। और इनके जो ऑर्डर है, इसमें अगर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है तो उसका जो आवेदन होगा वो अपील प्राधिकरण में किया जाता है, ठीक है। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल उन शक्तियों का यूज करेंगे जो हाईकोर्ट सामान्यतः अपने जजमेंट में करता है। और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को अपनी अवमानना, जैसे कि आप जानते हैं ना, न्यायालय की अवमानना करने पर दंड दिया जाता है, तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को भी क्या होता है, अगर उसकी कोई अवमानना करेगा तो उसके लिए दंड देने की पावर होती है, ठीक है। किसकी तरह होती है? हाईकोर्ट की तरह होती है। सेक्शन 9 बोलता है भाड़ा नियंत्रण की शक्तियां वे करते हैं, पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर। क्या होता है इसके अंतर्गत? रेंट कंट्रोलर उन शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जैसा उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विहित किया जाएगा। क्या क्या करेगा? जो मकान मालिक है, किराएदार है, इनके बीच में कोई विवाद हो गया उसका निराकरण करेगा, ठीक है। इनके अधिकार वगैरह सुनिश्चित करेगा, किसके अकॉर्डिंग? छत्तीसगढ़ का जो रेंट कंट्रोल एक्ट है 2011 का, उसके अकॉर्डिंग। और इनकी जो बाध्यताएं वगैरह होंगे, ऑब्लिगेशंस वगैरह होंगे, वो निश्चित करेगा, ठीक है। ये हमारे वैसे मेंस में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, पर आप लोगों को पता होने चाहिए। समन के प्रति उत्तर में प्रत्यर्थी की उपस्थिति करवाएगा, मतलब समन पेश किया गया और उसके लिए उसका जवाब देने के लिए प्रत्यर्थी को उपस्थित करवाएगा। प्रत्यर्थी है, जब उसको एक पक्षीय घोषित किया गया तो वो जो डेट है जिससे उसको एक पक्षीय घोषित किया गया है, एक्स पार्टी घोषित किया गया है, रेंट कंट्रोलर जो भी कार्यवाही होगी उसको 6 माह में पूरी करेगा, ठीक है। प्री का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कितने माह में कार्यवाही पूरी की जाती है, ठीक है। अब देखिए 10 कहता है भाड़ा नियंत्रण तथा भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यानी कि जो हमारा रेंट कंट्रोलर है और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो सेक्शन 10 हमको बताता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए आप एक्ट के अंतर्गत, तो इसमें बताया गया है कि जो भाड़ा नियंत्रक है यानी कि रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल सीपीसी में जो प्रक्रिया दे रखी है उससे बाध्य नहीं होंगे, लेकिन वो नेचुरल जो सिद्धांत होते हैं, नैसर्गिक सिद्धांत होते हैं, उनको अपनाते हुए क्या कर सकता है? नियम बना सकता है। और इसके ये वे अपने कार्य को करने के लिए उन्हें वाद और अपील का सब तरीके का जो अधिकार वगैरह होता है वो मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो वाद और अपील के अधिकार होंगे ये कैसे होंगे? जैसे कि सीपीसी के अकॉर्डिंग
होते हैं उसी तरीके से उसको वाद और अपील के अधिकार होंगे। इसका मतलब हो गया कि वो सीपीसी को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, पर उसको अपनाते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए वो क्या कर सकते हैं, रूल्स वगैरह बना सकते हैं। और फिर अगर उनको कार्य करने में कुछ दिक्कत हुई तो वहां पे उनको वाद और अपील का वही अधिकार प्राप्त होगा जो कि सीपीसी के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है। जैसे क्या क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है, उसको उपस्थित करवा सकता है कोर्ट में, जो ओथ वगैरह शपथ वगैरह दिला के उसका परीक्षण कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा कर सकता है कि भाई इस तरीके के तुम डॉक्यूमेंट पेश करो, अपने जो निर्णय दिया गया है उसका पुनरीक्षण वगैरह कर सकता है। तो ये सारा काम कौन कर सकता है, रैंट कंट्रोलर और रैंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कर सकता है। ठीक है, गवाहों को पेश करने के लिए कह सकता है, कोई दस्तावेज वगैरह पेश करने के लिए क्या कर सकता है, कमीशन वगैरह जारी कर सकता है, व्यतिक्रम हो गया किसी तरीके का, डिफॉल्ट वगैरह हो गया, एक पक्ष कार्रवाई हो गई तो उसकी याचिका को खारिज कर सकता है। व्यतिक्रम के लिए किसी याचिका को खारिज करने के किसी आदेश या मतलब व्यतिक्रम को खारिज करने के लिए, डिफॉल्ट वगैरह के लिए कोई आदेश वगैरह दिया गया है, एक एक्सपार्टी ऑर्डर वगैरह हो गया है तो उसके आदेश को अपास कर सकता है, विधि प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर ले सकता है, अन्य कोई भी काम कर सकता है जैसा कि उसको ठीक लगता है, विहित किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण लिखित में आवेदन तथा उसके लिए कारणों को अभिलिखित किए बिना कोई भी स्थगन प्रदान नहीं करेगा, एडजॉर्नमेंट नहीं करेगा मतलब। और भाड़ा नियंत्रण और भाड़ा नियंत्रक अधिकरण के सामने कोई भी कार्यवाही बीएनएस बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ही होगी। यहाँ पे क्या होता है, पहले लिखा हुआ था आईपीसी और सीआरपीसी, लेकिन जब हमारा बीएनएस आ चुका है, हमारे कोर्स में भी बीएनएस है, बीएनएसएस है, तो हमको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, उसके प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो एक्ट में लिखा हुआ है वहां पे तो यही लिखा हुआ है कि आईपीसी और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आपको बुक में दिख दिया जाता है, पेपर में दिख दिया जाता है कि भाई आईपीसी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है, तो आपको वो टिक करना है। लेकिन अगर जहां पे लिख दिया गया बीएनएस बीएनएसएस के अकॉर्डिंग है, तो फिर आपको बीएनएस बीएनएस के अकॉर्डिंग पे ही क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में कौन सा एक्ट आ रहा है, बीएनएस और बीएनएसएस ही आ रहे हैं। अब देखिए सेक्शन 11 क्या कह रहा है, आदेश का निष्पादन, यानी कि ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। तो किसी पक्षकार के आवेदन पर भाड़ा नियंत्रण द्वारा विहित रीति में अंतिम आदेश या अन्य कोई भी आदेश इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही पारित किया जाएगा, यानी कि जो फाइनल ऑर्डर वगैरह दिया जाएगा वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। इसका जो निष्पादन है वो कैसे कर सकते हैं, भाई किसी की संपत्ति को अटैच कर लिया, सेल कर दिया, किसी को अरेस्ट कर दिया, निरोध वगैरह कर दिया, बैंक में जो खाते वगैरह है उनको कुर्क कर लिया, अटैच कर लिया, उनमें जो आदेश मतलब उनमें जो अमाउंट वगैरह रखा है उससे जो वो राशि है जो दी जानी है उसको समायोजन करके किया जा सकता है। ठीक है, शासकीय सेवक या किसी भी राष्ट्रीय विकृत बैंक, स्थानीय प्राधिकरण, निगम, शासकीय कंपनी के कर्मचारी के वेतन और भत्ते की कुर्की करके किया जा सकता है। यानी यहाँ पे किया जा रहा है, वेतन और भत्ते की कुर्की की जा रही है। आदेश के निष्पादन के लिए किसी अधिवक्ता को ऐसे पारिश्रमिक पर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आवेदक को परिसर का कब्जे का परिधान किया जा सकता है। और फाइनल ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए इस एक्ट के अंतर्गत पारित किसी अदर ऑर्डर में स्थानीय प्रशासक या स्थानीय निकाय या पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है। कौन ले सकता है ऐसी सहायता, रेंट कंट्रोलर ले सकता है और पुलिस वगैरह इनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, अच्छा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। कब्जे की रिकवरी के लिए क्या होगा, सर्टिफिकेट जारी हो जाने की तिथि से 3 माह में जो किराएदार है परिसर को अगर खाली नहीं करता है तो कब्जे की रिकवरी हेतु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से अंतःकालीन लाभ, जिसको कि हम मध्यवर्ती लाभ कहते हैं, उसका भुगतान करने के लिए वो दायी होगा। आवासीय प्रयोजन के लिए वास सुविधा के मामले में भाड़े की दर का 2 गुना होगा। देखिए ये वाले क्वेश्चन है ना प्री में आ जाते हैं। और व्यवसायिक प्रयोजन के लिए कितना होगा, 3 गुना होगा। और कब्जे के त्वरित प्राप्ति हेतु, यानी कि कब्जे को तुरंत मिले उसके लिए अगर प्रमाण पत्र जारी किया गया और वो नहीं करता है तो उसका भी कितना होगा, 3 गुना। यानी कि जो बिजनेस होगा इसके लिए कितना होगा, 3 गुना। और अगर तुरंत कब्जा प्राप्त करना है उसके लिए भी कितना होगा, 3 गुना। लेकिन अगर वास सुविधा के लिए है, रहने के लिए है, आवासीय प्रयोजन के लिए है तो कितना होगा, 2 गुना। ठीक है, याद करने लायक पॉइंट है। रेंट कंट्रोलर फाइनल ऑर्डर या इस एक्ट के अकॉर्डिंग दिए गए किसी ऑर्डर के संबंध में कार्यवाहियों का एग्जीक्यूशन समरी प्रोसेस से कर सकेगा। ठीक है, प्री का क्वेश्चन होता है कि किस तरीके की प्रक्रिया फॉलो की जाती है, तो समरी प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और निष्पादन के लिए जो आवेदन किया गया है उसका निराकरण विरोधी पक्षकार सूचना की तामील से 45 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, 45 दिन के अंतर्गत करेगा। ठीक है, डेज और डेट जो होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं कि ये प्री में आ सकता है। ठीक है,
अब देखिए आगे सेक्शन 12, भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार और बाध्यताएं। तो किराएदार को कौन से जो अधिकार वगैरह दिए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और इनके जो राइट्स वगैरह है इनको कौन तय करेगा, ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर देखेंगे कि भाई इनके राइट का सही तरीके से यूज किया जा रहा है या नहीं। और मालिक को जो अधिकार प्राप्त होंगे वो होंगे शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनके भी अधिकार सही तरीके से यूज किए जा रहे हैं, कौन तय करेगा, कंट्रोलर करेगा और ट्रिब्यूनल करेगा, ठीक है। परंतु किसी किराएदार के संबंध में, किराए के संबंध में मालिक और किराएदार के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो किसको लाभ दिया जाएगा, किराएदार को लाभ दिया जाएगा। और वास्तु सुविधा के कब्जे के प्रत्यावर्तन के संबंध में अगर मालिक और किराएदार के बीच विवाद होता है तो संशय का लाभ किसको मिलेगा, मकान मालिक को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। आप देखते हैं ना परंतुक वगैरह स्पष्टीकरण वगैरह जो होते हैं ना वहां से क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, तो इनको छोड़ के नहीं जाना है, इनको बल्कि ध्यान देके जाना है, ठीक है। और भवन स्वामी पर जो ऑब्लिगेशंस होंगे, बाध्यताएं होंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्या होगी, सेक्शन शेड्यूल जो होगा 3 के अकॉर्डिंग होगी। फिर बोल रहा है रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल देखेंगे कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में काम कर रहे हैं या नहीं। फिर किराएदार पर जो बाध्यताएं होंगी वो शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग होगी। ट्रिब्यूनल और कंट्रोलर देखेंगे कि इन बाध्यताओं को पूरा किया जा रहा है या नहीं। किराएदार के राइट को पूरा करने में मालिक यदि जानबूझकर उन्हें वंचित करता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपराध होगा, 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, 3 माह तक का उसको कारावास दिया जा सकता है, ठीक है। और यदि किराएदार भवन स्वामी के अधिकारों से उसे वंचित करने का काम करता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपराध होगा, 5,000 रुपए का फाइन होगा, 3 माह का कारावास होगा। देखिए जो इसमें पनिशमेंट दिया जा रहा है ना वो 5,000 रुपए का फाइन और 3 माह तक का कारावास, ये कॉमन है। तो आप क्या कीजिए, केवल अपराध देख लीजिए और जुर्माना दंड यानी कि पनिशमेंट तो इनका एक ही है, फाइन 5,000 और कारावास कितना है, 3 माह। तो शेड्यूल 3 में जो भवन स्वामी के बिना किसी पर्याप्त कारण के अगर बाध्यताओं की उपेक्षा करेगा तो अपराध होगा, 5,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, 3 माह का कारावास दिया जाएगा। इसी तरीके से यदि शेड्यूल 4 में किराएदार बिना किसी कारण के अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करता है तो उसको भी क्या किया जाएगा, 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 माह तक का कारावास दिया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 13 बोलता है अपील के बारे में। अपील क्या होता है कि मकान और मालिक और किराएदार, ठीक है, मकान मालिक और किराएदार, जैसा कि हम ये घर शुरू से बना रहे हैं, ये हो गया हमारा मिस्टर ए मकान मालिक और ये मिस्टर बी है जो किराएदार है। ये दोनों व्यथित है किससे, भाड़ा नियंत्रण का जो आदेश दिया गया है, जो रेंट कंट्रोलर ने हमको ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर से ये परेशान है। तो ये विहित रीति में जो भी इनको दी जाएगी, समय जो दिया जाएगा उसके अंतर्गत रेंट ट्रिब्यूनल जो होता है, ये रेंट कंट्रोलर हो गया और ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो हो गया, इसके अंतर्गत क्या कर सकेंगे, अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 13A बोलता है नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है। तो यहाँ पे कौन सी सरकार बनाएगी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है उसके जो शासन है वो लगाएगा, यानी कि जो छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ की स्टेट है उसका जो शासन वगैरह है वो लगाएगा, नियम वगैरह बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, समझ में आई। अब सेक्शन 14 को देखिए, निरसन और व्यावृत्ति क्या होती है। यह अधिनियम बन जाने पर जो छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम था, कमेंडेशन का एक्ट था 1961 का, जो छत्तीसगढ़ में लागू था वो क्या कर दिया जाता है, रिपील्ड कर दिया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया है, हमारा छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का एक्ट हमने कंप्लीट किया है। इसमें टोटल सेक्शन है हमारे 14 है, यानी कि 14 सेक्शन है, इसमें चैप्टर नहीं है, ठीक है। कब से लागू है, 6 नवंबर 2012 से इसको लागू किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने वर्ड टू वर्ड आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी डीलो क्लासेस की ऐप। डीलो क्लासेस की ऐप जाके आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें डीलो क्लासेस का चैनल होगा, वहां पे आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको क्वेरी है तो एडवोकेट बरखा शर्मा करके वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमको ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप हमारे साथ छत्तीसगढ़ की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपको ऐप में मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का कोर्स, ठीक है। आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी होने पर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे रखे हैं, वो ले सकते हैं, वहां पे जाके आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
आप लोगों के लिए एक प्रयास किया गया है, आप लोग भी इसमें मेरा साथ दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। इसी तरीके से हम माइनर सीरीज में अपना अगला एक्ट लेके आएंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।